Donald Trump hates China. अपनी हर स्पीच में he talks about China, 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 China. But this is not just about Trump. This is about America. पिछले 80 ईयर्स से जो कंट्री वर्ल्ड की सुपर पावर रही आज डर रही है, उसकी पावर कम हो रही है और किसी और की बढ़ रही है, चाइना। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो बहुत जल्द वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगी और इसीलिए अमेरिका अब एक वॉर लड़ने के लिए रेडी है। मिलिट्री वेपन से नहीं, इकोनॉमिक वेपन से। टैरिफ्स, सैंक्शंस, बैन्स, अपनी पावर को रिटेन करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। द गोल इज सिंपल, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पहुंचे कैसे। चाइना जो एक टाइम पे वर्ल्ड की पूरेस्ट कंट्रीज में आता था, आज इतना बड़ा ग्लोबल पावर हाउस कैसे बन गया? क्यों यूएस उन्हें चीटर्स और मैनिपुलेटर्स बुलाता है? क्या यूएस और चाइना एक दूसरे के बिना सरवाइव कर सकते हैं? और इस सब का एंड क्या होने वाला है? इन सब के आंसर्स आज मैं आपको दूंगा। The trade tensions are flaring up between the U.S. and China. We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world. Trump announcing plans to increase tariffs on billions of dollars worth of Chinese goods. 也没有可以对中国人民颐使气指的教师爷。 China's not happy. China is now punching back. There's no middle ground. One side's going to win and one side's going to lose. And so we knew the stakes were high. हाय गाइस, आई एम इंदर कपूर और आज के एपिसोड में हम वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट वॉर डिकोड करेंगे, द यूएस चाइना ट्रेड वॉर। 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश किया गया, तब चाइना वर्ल्ड की पूरेस्ट कंट्रीज में आता था। उनके 80 to 90% सिटीजन्स पॉवर्टी लाइन के नीचे कैटेगराइज किए जाते थे और 1960s में उनकी पर कैपिटा इनकम, मतलब एक चाइनीज सिटीजन की एनुअल इनकम सिर्फ $90 थी। उस वक्त चाइना एक स्ट्रिक्टली कम्युनिस्ट कंट्री थी, मतलब हर बिजनेस और इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था और प्राइवेट बिजनेसेस की कोई जगह नहीं थी। दूसरी तरफ था अमेरिका, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ग्लोबल सुपर पावर बन गया था। वो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म जैसी वैल्यूज को प्रमोट करता था। इनफैक्ट उस टाइम पर यूएस का सबसे बड़ा राइवल सोवियत यूनियन था, जो खुद एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। तो ना चाइना और यूएस की वैल्यूज मिलती थी और ना उनका इकोनॉमिक स्टेटस। इसीलिए 1949 के 3 डेकेड्स बाद भी यूएस और चाइना में कोई रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन ये सब चेंज होने लगा लेट 1970s से, जब डेंग जाओपिंग चाइना के लीडर बने। डेंग जानते थे कि अपनी कंट्री को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकालने के लिए उन्हें अपनी आइडियोलॉजी और पॉलिसीज में चेंजेस लाने पड़ेंगे। मतलब वो अपनी स्ट्रिक्टली कम्युनिस्ट कंट्री को थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट करना चाहते थे। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होगा, लेकिन पहले से कम। दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेट कैपिटलिज्म। सबसे पहले डेंग ने काफी सारी गवर्नमेंट कंट्रोल इंडस्ट्रीज में प्राइवेटाइजेशन अलाउ करी, यानी अब कोई भी चाइनीज सिटीजन इन इंडस्ट्रीज में अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। इन प्राइवेट बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए चाइना ने बहुत सारे इंसेंटिव्स जैसे सब्सिडीज, टैक्स एग्जेम्पशन, चीप लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, लो इंटरेस्ट रेट्स इंट्रोड्यूस की। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को ये तक एश्योर किया कि अगर उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल नहीं होते तो गवर्नमेंट उन्हें खुद बाय करेगी। ये था उन लोगों के लिए जो बिजनेस स्टार्ट करना अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन क्योंकि चाइना की मेजॉरिटी पॉपुलेशन पुअर थी, उन्हें बिजनेसेस से ज्यादा जॉब्स की जरूरत थी। दिस इज व्हेन डेंग इंट्रोड्यूस्ड चाइनाज गेम चेंजर पॉलिसी, द ओपन डोर पॉलिसी। इसका मेन फोकस था चाइना को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन करना, ताकि ये फॉरेन कंपनीज चाइना में अपना बिजनेस सेटअप करें और चाइनीज पॉपुलेशन को जॉब्स दें। नाउ द क्वेश्चन इज, कोई भी फॉरेन कंपनी चाइना जैसी पुअर कंट्री में आएगी क्यों? इसका आंसर भी इसी क्वेश्चन में है। चाइना की पॉवर्टी और उनकी 1 बिलियन पॉपुलेशन उनकी वीकनेस तो थी, लेकिन यही वीकनेस अब उनकी स्ट्रेंथ बनने वाली थी। कैसे? चीप लेबर बनके। चाइनीज सिटीजन्स इतने पुअर थे कि एनी अमाउंट ऑफ वेज फॉर देम वाज बेटर देन नो वेज एट ऑल। इनफैक्ट उस टाइम एक चाइनीज लेबर की डेली वेज अमेरिकन लेबर के कंपैरिजन में सिर्फ 5 to 10% होती थी। दिस मीन्स अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स चाइना में प्रोड्यूस करती है तो उनकी लेबर कॉस्ट मैसिवली कम हो जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दिस, डेंग जाओपिंग ने चाइना में कुछ स्पेसिफिक एरियाज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे कन्वर्ट कर दिया, जहां अगर फॉरेन कंपनीज अपनी फैक्ट्री सेटअप करती हैं तो उन्हें चीप लैंड्स, इलेक्ट्रिसिटी,
टैक्स डिडक्शंस, मिनिमम रेगुलेशंस जैसे बिजनेस फ्रेंडली इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। नाउ दिस वाज रियली अट्रैक्टिव। स्लोली वर्ल्ड की बहुत सारी एमएनसीज चाइना में अपनी फैक्ट्रीज सेटअप करने लगी, उनकी कॉस्ट कम होने लगी और चाइना की पॉवर्टी। इनमें से कुछ फेमस कंपनीज थी टोयोटा, फॉक्सवैगन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड इवन एप्पल। इन कंपनीज के आने से चाइनीज लेबर बेटर स्किल्स सीखने लगी। स्लोली चाइनीज लोकल बिजनेसेस भी बढ़ने लगे। बाय द लेट 1980s चाइना वाज फ्लरिशिंग। चाइनीज इकोनॉमी ने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग बेस बना लिया था। अपनी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से चाइना वर्ल्ड के चीपेस्ट प्रोडक्ट्स बना पा रहा था। धीरे धीरे वो इन प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने लगे। इस पॉइंट तक चाइना इतना ग्रो कर चुका था कि अमेरिका अब उन्हें एक पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझकर इग्नोर नहीं कर सकता था। इनफैक्ट चाइना जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब से पार्टनरशिप करना उनके लिए बेनिफिशियल ही था। यहाँ से शुरू हुए चाइना और यूएस के ट्रेड रिलेशंस। On the 1st of January 1979, the US recognized the People's Republic. Today we take another step in the historic normalization of relations which we have begun this year. In the 1980s, अमेरिका ने चाइना से कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स जैसे टेक्सटाइल्स और टॉयज इंपोर्ट करने स्टार्ट किए। लेकिन बाय द 1990s जैसे जैसे अमेरिकन कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में शिफ्ट करने लगी, चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू द यूएस स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग। बट चाइना सेटिस्फाइड नहीं था। दे वांटेड मोर। वो जानते थे कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है कि वो सिर्फ कुछ कंट्रीज को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अपने एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ भी वो बिगर और बेटर डील्स करना चाहते थे। चाइना को पता था कि ये सब करने का अब एक ही तरीका था, अ मेंबरशिप इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन एज WTO। WTO वर्ल्ड की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट और रेगुलेट करती है और कंट्रीज के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करवाती है। 1995 में जब WTO को एस्टैब्लिश किया गया तब 112 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स थी। चाइना जानता था दैट एन एंट्री इनटू WTO मेंट अ सीट एट द वर्ल्ड टेबल। ये मेंबरशिप उन्हें अमेरिका और यूके की तरह एक प्राइम कंट्री बना सकती थी जिनके साथ सब ट्रेड करना चाहते थे। और इसीलिए वो इस मेंबरशिप के लिए 1986 से ट्राई कर रहे थे जब WTO की जगह गैट एग्जिस्ट करती थी। पर इतने सालों में उन्हें आज तक इस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री नहीं मिली थी। द प्रॉब्लम वॉज कि चाइना अमेरिका जैसा स्टेटस तो चाहता था लेकिन वो अमेरिका जैसी वैल्यूज को फॉलो नहीं करता था। WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए एक कंट्री को कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते थे। ये प्रिंसिपल्स मार्केट ट्रांसपेरेंसी, ओपन इकोनॉमी, फ्री ट्रेड और लेसर गवर्नमेंट कंट्रोल पे बेस्ड थे। अब चाइना इनमें से कुछ भी पूरी तरह फॉलो नहीं करता था। हाँ, 1978 के बाद से वो कुछ रिफॉर्म्स जरूर लाए थे लेकिन अपनी टर्म्स पर। उन्होंने कभी अपना स्टेट कंट्रोल कंप्लीटली गिव अप नहीं किया। कुछ सेक्टर्स को प्राइवेटाइज तो किया लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट तब भी उन पर बहुत क्लोज वॉच रखती थी। और रही बात फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो भी चाइना के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में ही अलाउड थी। इनफैक्ट चाइना फॉरेन कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स सिर्फ मैन्युफैक्चर करने के लिए इनवाइट करता था, उन प्रोडक्ट्स को वहां सेल करने के लिए नहीं। इन सिंपल वर्ड्स, चाइना इन कंपनीज को लेबर दे रहा था, कस्टमर नहीं। ऐसी और भी कई पॉलिसीज चाइना फॉलो करता था जो उनकी मार्केट को काफी रिस्ट्रिक्टेड बनाती थी और ये सब WTO में अलाउड नहीं था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। WTO, IMF, यूनाइटेड नेशंस, ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका सबसे पावरफुल मेंबर है अमेरिका। इसीलिए नहीं क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बल्कि इसलिए कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की मैक्सिमम फंडिंग अमेरिका से आती है। इसी वजह से इनका स्ट्रक्चर और रूल्स लार्जली अमेरिका के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी के जो भी बड़े डिसीजंस होते हैं वो अमेरिका के बिना नहीं लिए जाते। दिस मीन्स 1990s तक भी अगर चाइना WTO का पार्ट नहीं बना था तो वो इसीलिए क्योंकि WTO नहीं बल्कि अमेरिका नहीं मान रहा था। वो चाहता था कि चाइना अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर ले, लेकिन चाइना भी जिद्दी था। वो ये टर्म्स मानने को रेडी ही नहीं था। सो ईयर आफ्टर ईयर नेगोशिएशंस चलती रहीं। बट बाय द लेट 90s अमेरिकन कंपनीज अपने प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को प्रेशराइज करने लगी थी। सर, वी नीड चाइना। उनकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि अगर हम वहां अपने प्रोडक्ट सेल कर पाए तो इट विल बी रियली प्रॉफिटेबल। प्लीज डू समथिंग। दूसरी तरफ चाइना भी रेस्टलेस हो रहा था। उन्हें अब WTO का पार्ट बनना ही था, बाय हुक और बाय क्रुक। सो फाइनली इन 2001 WTO और चाइना के बीच एक अग्रीमेंट हुआ। WTO ने चाइना को अपनी मेंबरशिप दे दी और उसके एक्सचेंज में
चाइना ने उन्हें कमिट किया कि वो अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे, बट ग्रेजुअली विद इन द नेक्स्ट 3 to 5 years वो अपनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे। सो इट वॉज सेटल्ड। अब अमेरिका को यकीन हो गया था कि चाइना धीरे धीरे डेमोक्रेसी बन जाएगा, पर क्या ऐसा हुआ? नहीं। जैसे ही चाइना ने WTO में एंट्री ली, उनका ट्रेड बढ़ने लगा, स्पेशली USA के साथ। सिर्फ 1 साल में अमेरिका चाइना की बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट बन गया था। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, चाइनीज इकोनॉमी और बड़ी होती गई। इस एंट्री के सिर्फ 1 डेकेड बाद चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और साथ में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था, जस्ट बिलो USA। तो बेसिकली जिस मोटिव से चाइना ने WTO ज्वाइन किया था, वो सब वो कर पा रहा था, एंड दैट टू क्वाइट सक्सेसफुली। बट व्हाट अबाउट अमेरिका? अमेरिकन कंज्यूमर्स वर हैप्पी। चाइनीज प्रोडक्ट्स उनके लोकल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में काफी चीप थे और उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। और अमेरिकन कंपनीज, सम वर हैप्पी, मोस्ट वर नॉट। 2001 के बाद अमेरिका भी चाइना को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लगा और उनके एक्सपोर्ट्स बढ़े भी, लेकिन उतने नहीं जितने उन्हें एक्सपेक्टेड थे। लुक एट दिस ग्राफ। दिस इज व्हाट चाइना एक्सपोर्टेड टू USA एंड दिस इज व्हाट USA एक्सपोर्टेड टू चाइना। इससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि अमेरिका से कहीं ज्यादा बेनिफिट चाइना को हो रहा था। एंड वॉज अमेरिका ओके विद इट? ऑफ कोर्स नॉट। यही बना उनके ट्रेड वॉर का कोर रीजन। इन द ईयर 2004 USA ने चाइना के अगेंस्ट WTO में अपनी पहली कंप्लेंट फाइल करी। रीजन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। उसके बाद ये कंप्लेंट्स बढ़ती गईं। रीजन सेम, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। लेकिन ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी क्या? चलो समझते हैं। पहली, करेंसी मैनिपुलेशन। USA का कहना था कि चाइना और US एक्सपोर्ट्स के बीच जो ये इतना बड़ा गैप है, जिसे हम US का ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइनीज करेंसी मैनिपुलेशन। मतलब USA ये कह रहा था कि चाइना अपनी करेंसी की वैल्यू को डेलिबरेटली कम रखता था ताकि उनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में और सस्ते बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक चाइनीज टॉय का प्राइस है 2 युआन और डॉलर युआन एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 is equal to 6 युआन। दिस मीन्स एक अमेरिकन कंज्यूमर $1 में 3 चाइनीज टॉयज खरीद सकता है। लेकिन अगर ये एक्सचेंज रेट $1 is equal to 8 युआन हो जाए, तो वही अमेरिकन कंज्यूमर अब $1 में 4 चाइनीज टॉयज खरीद सकता है। नाउ अंडरस्टैंड कि चाइना की लो प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से इस चाइनीज टॉय का प्राइस ऑलरेडी एक अमेरिकन टॉय से कम है। मतलब अगर पहले $1 में 3 चाइनीज टॉयज आते थे, तो शायद उस $1 में सिर्फ 2 ही अमेरिकन टॉयज आते होंगे। लेकिन अगर चाइनीज करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, इन दिस केस 6 की जगह $1 is equal to 8 युआन पे हो जाती है, तो चाइनीज टॉय अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए और भी सस्ता हो जाएगा एंड मोर अमेरिकन्स वुड वांट चाइनीज टॉयज। इस तरह चाइना US में अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगा और US के लोकल बिजनेसेस सफर करने लगे। यही रीजन है कि अमेरिका चाइना को एक करेंसी मैनिपुलेटर बुलाने लगा। China, a currency manipulator. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नंबर 2, मार्केट रिस्ट्रिक्शंस। चाइना के WTO ज्वाइन करने के कई सालों बाद भी उन्होंने अपनी मार्केट्स फॉरेन कंपनीज के लिए कंप्लीटली ओपन नहीं की। उनकी कई कोर इंडस्ट्रीज जैसे एनर्जी, टेलीकॉम, डिफेंस और बैंकिंग में इतने सालों बाद भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाउड नहीं थी। उनकी कंट्री में फॉरेन फिल्म्स, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अलाउड नहीं थे। ऑन टॉप ऑफ दिस, चाइना ने बहुत सारे US प्रोडक्ट्स पे अननेसेसरी इंपोर्ट ड्यूटीज इम्पोज कर रखी थी, विच मेड US प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव इन चाइना, रिजल्टिंग इन लेस डिमांड एंड इवेंचुअली lesser US exports to China. Unfair trade practice number 3, subsidies. WTO ज्वाइन करते वक्त इवन दो चाइना promised कि वो अपने बिजनेसेस में मिनिमल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट रखेगा, फिर भी चाइनीज गवर्नमेंट अपनी लोकल कंपनीज को ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज दे रही थी। इन सब्सिडीज का साइज इतना बड़ा था कि इन कंपनीज को चाइना की नेशनल चैंपियन कंपनीज बोला जाने लगा था। इनफैक्ट इनमें से बहुत सारी कंपनीज वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में आने लगी थी, जैसे लिनोवो, CRRC कॉर्पोरेशन, BYD एटसेट्रा। तो अमेरिका की कंप्लेंट ये थी कि चाइना की इन सब्सिडीज की वजह से चाइनीज कंपनीज के पास एक अनफेयर एडवांटेज था जो फॉरेन कंपनीज के पास नहीं था, एंड चाइना इज चीटिंग टू मेक इट्स कंपनीज विन। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट चीटिंग, लेट मी टेल यू अबाउट चाइनाज बिगेस्ट थेफ्ट, उनकी सबसे बड़ी इलीगल प्रैक्टिस, द IP और सिंपली टेक्नोलॉजी थेफ्ट। इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से बोइंग, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनीज में से एक है, वो चाइना में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है, लेकिन इसके लिए चाइना ने एक कंडीशन रखी
कि अगर बोइंग चाइना में बिजनेस करना चाहती है तो उन्हें चाइनीज वर्कर से अपनी टेक्नोलॉजी और प्रोप्राइटरी नॉलेज शेयर करनी पड़ेगी। इन सिंपल वर्ड्स, उन्हें चाइनीज वर्कर्स को अपनी सारी एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की टिप्स और ट्रिक्स बतानी पड़ेंगी। दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब क्योंकि बोइंग को चाइनीज मार्केट का एक्सेस चाहिए था, वो इस कंडीशन पे अग्री कर जाती है, लेकिन स्लोली उन्हें इसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। धीरे धीरे चाइनीज इंजीनियर्स बोइंग के ट्रेड सीक्रेट समझ जाते हैं और फिर वो खुद अपनी कंपनीज बनाना शुरू कर देते हैं, जहां वो बोइंग जैसे एग्जैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने लगते हैं। अपनी एडवांस स्किल्स और मैसिव गवर्नमेंट सब्सिडीज के साथ ये चाइनीज कंपनीज बोइंग की ही कंपेटिटर बन जाती हैं। ऐसी एक चाइनीज कंपनी है कॉमैक, जो आज बोइंग और एयरबस की बिगेस्ट कंपेटिटर है, ऑल थैंक्स टू फोर्स्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, हर सेक्टर में चाइनीज कंपनीज ने ऐसे ही वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठाया। 2001 में जब यूएस ने चाइना से बड़े स्केल पे ट्रेड करना शुरू किया, तब सब कुछ सही था। वो चाइना से अपने लो वैल्यू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करवाते थे और फिर उन्हें अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवा लेते थे। इससे उनकी कॉस्ट भी सेव हो रही थी और वो खुद एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते थे। उन्हें लगा था कि धीरे धीरे ये एडवांस टेक्नोलॉजी उनका एज बन जाएगा और जब चाइना अपनी इकोनॉमी ओपन कर लेगा तो वो ये प्रोडक्ट्स उन्हें एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन स्लोली चाइना के इंटेंशंस क्लियर होते गए। वो WTO में सिर्फ अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने आए थे, अपनी इकोनॉमी को ओपन करने नहीं। दिस वॉज स्टिल बेयरेबल, बट वट वॉज नॉट बेयरेबल वॉज दैट चाइना अब अमेरिका की टेरिटरी में आना चाहता था, द एडवांस टेक्नोलॉजी। उनका गोल सिंपल था, टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। और ये बनने के लिए उन्हें अमेरिका को डीथ्रोन करना पड़ेगा, जो सिर्फ लो वैल्यू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके नहीं होने वाला था। दिस इज व्हाई दे नाउ वांटेड टू लीड इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और इसका सबसे आसान तरीका था टू स्टील फ्रॉम द बेस्ट, टू स्टील फ्रॉम अमेरिका। फोर्स्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसी का एक एग्जाम्पल था, बट दिस वॉज नॉट ऑल। इन 2014 चाइना की सबसे बड़ी टेक कंपनी हुआवी के कुछ एम्प्लॉइज को टी मोबाइल नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने अपनी लैब्स में इनवाइट किया। टी मोबाइल ने एक रोबोटिक आर्म डेवलप किया था जो स्मार्टफोन टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता था और इसी पे हुआवी अपने मोबाइल्स टेस्ट करना चाहती थी। बट देन वन डे हुआवी's एम्प्लॉइज वर कॉट ऑन कैमरा। वो टी मोबाइल के इस रोबोटिक आर्म के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और इसकी सेंसिटिव डिटेल्स स्टील कर रहे थे। क्यों? ताकि वो ये टेक्नोलॉजी चाइना में बना सके। दिस वॉज अ ब्लेटेंट केस ऑफ IP थेफ्ट। उस दिन के बाद से all Chinese companies have remained in controversies। और हो भी क्यों ना, हुआवी तो एक ही केस था, ऐसे thousands of cases अब हर रोज डिटेक्ट हो रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट के स्पाइस अमेरिका की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनकी सबसे क्रूशियल टेक्नोलॉजी की सारी इंफॉर्मेशन वो चाइना को डिलीवर कर रहे हैं। इन 2012 जब शी जिनपिंग चाइना के प्रीमियर बने तो उन्होंने अपनी स्पीचेस में ये क्लियर कर दिया था कि चाइना अब एक टेक सुपर पावर बनना चाहती है और इसके लिए उन्होंने कई वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड मेड इन चाइना 2025। चाइना अमेरिका के लिए अब एक रियल थ्रेट बन चुका था, लेकिन 2015 तक अमेरिका का हर प्रेसिडेंट चाइना को सिर्फ वार्निंग्स ही दे रहा था और अभी तक कोई फर्म एक्शन नहीं लिया गया था। बट देयर वाज अ मैन हु हैड द गट्स, जो चाइना को पनिश करना चाहता था even before he became the president, डोनाल्ड ट्रंप। उनका ये ट्वीट पढ़ो, this is from 2014, लेकिन तब तक nobody cared. But finally, when Trump became the president of United States in 2016, he wasted no time in taking action against China. I will impose whatever tariffs are required, 100%, 200%, 1,000%. 2018 में ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट एक हिस्टोरिक ट्रेड वॉर लॉन्च की। इस वॉर में उन्होंने चाइनीज इंपोर्ट्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के टैरिफ्स इंपोज किए, हुआवी को बैन कर दिया और चाइना को कई एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे सेमीकंडक्टर्स और AI टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना मिनिमाइज कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने भी US प्रोडक्ट्स पर काफी टैरिफ्स इंपोज किए। इस ट्रेड वॉर से दोनों कंट्रीज इम्पैक्ट हो रही थी, लेकिन ट्रम्प एक बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन थे। वो जानते थे कि चाइना मेजरली अपने एक्सपोर्ट से ग्रो करता है और इसलिए वो डेफिनेटली ज्यादा सफर करेगा। When Biden came in 2021, the trade war continued and so did the tariffs. But now Trump is back और ये ट्रेड वॉर एक बहुत ही अग्रेसिव फॉर्म लेने वाली है। ये फाइट है पावर की, सुप्रीम पावर की, जिसमें ना US बैक डाउन करेगा ना चाइना। एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी हु विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। That's it for today.
If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.